दोस्तों ये कहानी गहरे समुद्र से आए पैरासाइट की है। बहुत ज्यादा खुखार दिखने वाली ये पैरासाइट लोगों के कानों के जरिए दिमाग के अंदर घुस उनका पूरा का पूरा बॉडी ही अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे ये पैरासाइट इंसानों के ऊपर कब्जा करके उन्हें खाते हैं, मारते हैं, यहाँ तक कि औरतों को प्रेग्नेंट भी करते हैं। और ये तो बस शुरुआत है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पैरासाइट लोगों के साथ और क्या क्या करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि गहरे समुद्र से बाहर आकर शरीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम एक कपल को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट यहाँ आकर आदमी के कान के अंदर घुस जाता है, जिससे कुछ टाइम तक वो आदमी काफी तड़पता है, फिर अचानक वो शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक लड़के सीची को देखते हैं। सीची आराम से गाना सुनते हुए सो रहा होता है। पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है। क्योंकि सीची ने हेडफोन लगा रखा है, इसलिए पैरासाइट उसके कान के जरिए घुस नहीं पाता। फिर वो सीची के नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी सीची जाग जाता है और वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। सीची काफी डरते हुए एक बुक के जरिए पैरासाइट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पैरासाइट बहुत ही फुर्ती से उसके हाथ पर काट कर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। घबराते हुए सीची एक वायर से अपने हाथ को बांधने लगता है ताकि वो पैरासाइट बॉडी के और अंदर तक ना चला जाए। इधर सीची की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके रूम में आ जाती है। सीची अपनी माँ को पूरी घटना बताता है। इतने में सीची चौंक जाता है क्योंकि अब वो कीड़ा उसके हाथ में दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसकी माँ को लगता है कि सीची का दिमाग खराब हो गया है और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके अंदर मूवी की शुरुआत में पैरासाइट घुस गया था। अब वो अपने वाइफ के पास जाता है और अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है, जिसके अंदर कई सारे आंखें दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती, आदमी अपनी वाइफ की गर्दन एक सेकंड में निकल जाता है। इधर हम सीची को देखते हैं जो कि अपनी मूव वाली गर्लफ्रेंड सातो के साथ स्कूल जा रहा था। तभी सीची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ लगता है और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं होता है। सीची का हाथ सातो के बॉडी को टच करते हुए गलत जगह पर टच कर देता है। ऐसे में सातो उससे गुस्सा होकर चली जाती है। क्लास में बढ़ते हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है और जैसे ही सीची रेजर को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो तभी उसका हाथ झट से लंबा होकर रेजर को उठा देता है। फिर बास्केटबॉल खेलते हुए सीची बॉल को काफी दूर से ही सीधे रिंग में डाल देता है। सुबह से लेकर अब तक इन सभी अजब गजब घटनाओं के चलते सीची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या क्या हो रहा है। इसीलिए सीची घर आकर इंटरनेट पर थोड़ा सा रिसर्च करने लगता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि उसके हाथ से नन्हा सा आंख बाहर आ जाता है, लेकिन वो आंख वापस अंदर चला जाता है। परेशान सीची अपना हाथ काटकर वो आंख निकालने वाला ही था कि तभी उसका हाथ एक बड़े से हाथ में बदल जाता है, जिससे सीची डर जाता है। हम देखते हैं कि क्रिएचर अपना साइज छोटा और बड़ा कर सकता है। फिर क्रिएचर उदास होते हुए कहता है कि मैं फेल हो गया। फिर सीची कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तभी वह क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। दरअसल क्रिएचर सीची की नकल करने लगता है। फिर वो सीची को बताता है कि मैंने तुम्हारे हाथ को खा लिया है और अब मुझे बात करना सिखाओ। इधर दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो पैरासाइट भी अब टीवी देखते हुए इंसानों की भाषा सीख रहा है। और तो और उसने इस आदमी की वाइफ को भी लगभग पूरा खा ही लिया है। अगले दिन सुबह उठकर सीची देखता है कि क्रिएचर लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। परेशान सीची हॉस्पिटल जाकर अपने हथेली कटवाना चाहता है। तभी क्रिएचर बोलता है कि मैं तुम्हारे पूरे हाथ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें अपना पूरा हाथ ही कटवाना पड़ेगा, जो कोई भी नहीं करवा पाएगा। अब वो पैरासाइट सीची को बताता है कि वो उसकी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि सीची ने उसे रोक दिया था तो इसके बाद वो सीची के सिर्फ हाथ पर ही कब्जा कर पाया और वो अब दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। क्रिएचर आगे कहता है कि तुम मेरे होस्ट हो और मैं अपने होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता और तुम मुझे मिकी बुला सकते हो। फिर स्कूल पहुंचकर सीची कुछ स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए देखता है और मिकी सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल सीख लेता है। सीची रात में जब नहा रहा होता है तो मिकी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। हम देखते हैं कि मिकी और सीची में अच्छी दोस्ती हो गई है, इसलिए मिकी सीची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर भी कब्जा कर लिया होता है और वो पैरासाइट लोगों को मारकर खा रहा होता है। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगती है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि किसी भी आम इंसान को यह पता नहीं होता है कि लोगों को कौन मार रहा है। इधर मिकी सीची से कहता है कि उसे यहाँ अपने जैसे किसी का होने का एहसास हो रहा है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक पैरासाइट एक आदमी को खा रहा होता है। तभी उस पैरासाइट को भी एहसास हो जाता है कि सीची के शरीर में भी एक पैरासाइट बसा हुआ है, इसलिए वो आदमी सीची को इंसान का मांस खाने के लिए देता है।
लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सीची का ब्रेन अभी भी उसके काबू में ही है और पैरासाइट उसके हाथों से जुड़ा हुआ है और वो सीची से कहता है कि अब ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से जल्दी से भागो। दरवाजा बंद होने की वजह से सीची वहाँ से भाग नहीं पाता। तभी वो पैरासाइट अपने एक हाथ काट कर मिकी से कहता है कि तुम सीची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ से जुड़ जाओ, लेकिन मिकी मना कर देता है। इससे नाराज होकर पैरासाइट सीची पर हमला कर देता है। क्योंकि मिकी ने सीची के स्कूल में स्टूडेंट्स को फाइट करते हुए देखा था, इसलिए सीची उन्हीं मूव्स का इस्तेमाल करते हुए पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। घर आकर सीची अपनी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब सुनकर उसकी माँ डर सी जाएगी। इधर दूसरी तरफ शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाश भी मिल नहीं रही थी। सिर्फ सीची ही जानता है कि पैरासाइट ही उन लोगों को मारकर खा रहे होते हैं। दुखी होकर सीची मिकी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से क्यों नहीं कहते कि वो लोगों को मारकर ना खाए। इस पर मिकी कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियों और एनिमल्स को मारकर खाते हो, वैसे ही पैरासाइट जिंदा इंसानों को खाते हैं। फिर मिकी आगे बोलता है कि जब तक सीची जिंदा रहेगा तब तक मिकी भी जिंदा रहेगा, क्योंकि सीची की बॉडी से उसे खाना मिल रहा है, इसलिए मिकी को इंसानों को मारने की जरूरत नहीं है। इधर पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि इस आदमी ने मरने से पहले किसी इंसान का मीट खाया था और वो अपने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं। अगले दिन जब सीची स्कूल जाता है तो मिकी को एहसास होता है कि यहाँ भी उसके जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तब इनके प्रिंसिपल नए टीचर तामिया से सभी का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मिकी और सीची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। तामिया भी समझ जाती है कि सीची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद सीची तामिया के पास जाता है, लेकिन दोस्तों तामिया बहुत ही तमीज से कहती है कि मुझसे डरो मत। हम देखते हैं कि तामिया के अंदर जो पैरासाइट होती है वो पैरासाइट बाकियों से अलग होती है और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। यहाँ तक कि इसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपने इस बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है, ताकि वो ये देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। फिर सीची तामिया से पूछता है कि तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आए हो। तामिया कहती है कि मैं बस नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। फिर तामिया जाते हुए मिकी से कहती है कि तुम मुझे स्कूल के बाद मिलना। इधर मिकी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मिकी सीची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट की बॉडी में रह रहा है। स्कूल के बाद सीची तामिया से मिलने जाता है। हम देखते हैं कि तामिया ने यहाँ पर 2 और पैरासाइट को भी बुलाया होता है, जिसमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमादा होता है और दूसरा ऑफिसर मिस्टर ए होता है। ये दोनों तामिया के साथ मिले हुए होते हैं। तामिया सीची और मिकी को बताती है कि हम पैरासाइट को सरवाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा और इसीलिए हमने मिलकर पैरासाइट का एक नेटवर्क बनाया है और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि हम सब इंसानों के बीच छुप कर रह सकें और अपने लिए रोज इंसानों को मार कर खा सकें। फिर तामिया सीची को भी इसी नेटवर्क में जुड़ने का ऑफर देती है, लेकिन सीची कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारा जैसा नहीं हूँ, तुम सब एक मॉन्स्टर हो। इस पर तामिया कहती है कि हाँ, हम सब मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं इसलिए मेरे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा। इस पर मिकी तुरंत कहता है कि तुम दोनों ने वो इंसानों की बॉडी में किया है, इसलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान का बच्चा ही है। तभी तामिया कहती है कि तो फिर हम कौन हैं? फिर तामिया कहती है कि मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। इसके बाद तामिया सीची को धमकी देती है कि अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो ठीक है, लेकिन हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं 3 सेकंड में ही तुम्हारे स्कूल को खत्म कर दूंगी। ये सब कहकर सब जाते हुए एक एक करके सीची की डरी हुई शक्ल को देखते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिकी सीची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लगता। फिर हम एक घर में देखते हैं जहाँ मिस्टर ए और शिमादा एक आदमी को खा रहे होते हैं, लेकिन फिर हम तामिया को देखते हैं कि वो इंसानों की तरह रहने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए वो इंसानों जैसा ही खाना खाती है। वो कहती है कि हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। इधर सीची अपनी माँ से कहता है कि आप घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर काफी ज्यादा पैरासाइट्स हैं जो इंसानों को मारकर खा रहे हैं, लेकिन उसकी माँ सीची की बात पर खास ध्यान नहीं देती। अब एक दिन रात में अपने घर पर आते समय रास्ते में सीची का सामना मिस्टर ए से होता है और मिस्टर ए को पता चल जाता है, इसलिए मिस्टर ए सीची को मारने के लिए उस पर हमला करता है। मिकी मिस्टर ए से फाइट करता है। इन दोनों में यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट चली रही होती है कि तभी सीची मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए की बॉडी से खून बहने लगता है और क्योंकि ये पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसलिए यह बॉडी कमजोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमजोर होकर वहाँ गिर जाता है। फिर सीची वहाँ से चला जाता है। फिर घायल पैरासाइट अपनी बॉडी से रॉड निकाल देता है, जिससे खून बहना थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उसे सरवाइव करने के लिए अब एक नया बॉडी चाहिए थी। तभी इसी रास्ते से सीची की माँ गुजर रही होती है। इधर घर में मिकी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है।
वह सीची को छुपने के लिए कहता है। सीची एक चाकू लेकर वहीं छुप जाता है। दरवाजे से सीची की माँ की एंट्री होती है। मिकी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब सीची की माँ की बॉडी में घुस चुका होता है। तभी वो पैरासाइट सीची पर हमला करता है और उसके सीने को जख्मी कर देता है। हम देखते हैं कि सीची के सीने में एक छेद हो जाता है। फिर वो पैरासाइट वहाँ से चला जाता है। सीची धीरे धीरे मर रहा होता है। ये देखकर मिकी सीची के हाथ से निकलकर मिकी के सीने में घुस जाता है। कुछ दिन बाद सीची को होश आता है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। मिकी सीची से कहता है कि मैंने तुम्हारे हार्ट को ठीक करने के लिए अपने एक हिस्से को वहाँ छोड़ दिया है, जिससे तुम्हारा हार्ट वापस रिकवर हो गया और तुम्हारी जान बच गई। क्योंकि अब उसकी माँ भी एक पैरासाइट बन चुकी है और वो बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लगता है। अगले दिन अपनी माँ को ढूंढने के लिए सीची तामिया के पास जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सातो मिलती है। सातो सीची से बात करती है, लेकिन सीची का भी बिहेवियर अब फिर से बदलने लगा था। वह सातो से बात नहीं करता और सीधे तामिया के पास जाता है। वो तामिया से कहता है कि मिस्टर ए कहाँ है, लेकिन तामिया कहती कि उसे तुमने मार दिया है और वो साफ साफ सीची को मिस्टर ए का पता बताने के लिए मना कर देती है। और ये बोलकर तामिया वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी सीची उसकी तरफ चाकू फेंकता है, मगर तामिया वो चाकू पकड़कर वापस सीची की तरफ फेंकती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं। इधर पुलिस वालों को मिस्टर ए की पुरानी बॉडी मिलती है और उन्हें पता चलता है कि इस आदमी ने भी मरने से कुछ समय पहले ही एक इंसान का मीट खाया था और साथ ही उस दिन शॉप से मिले आदमी और इस आदमी दोनों को एक ही इंसान ने मारा है। अब पुलिस वालों को डर लगने लगता है, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि कहीं वो अव्वा सच तो नहीं कि पैरासाइट इंसानों की बॉडी में इनके बीच छुपकर रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीची हर जगह अपने माँ को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां कुछ नेता लोगों के बीच वोट मांगने हुए आए थे। तभी मिकी को एहसास होता है कि जो नेता लोगों से वोट मांग रहे थे वो भी पैरासाइट्स ही हैं। दरअसल दोस्तों, अब पैरासाइट पॉलिटिक्स में घुस चुके होते। सब देखकर मिकी काफी खुश होता है। वो सोचता है कि एक दिन पैरासाइट इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर ही लेंगे। फिर सीची के घर में वही दोनों पुलिस ऑफिसर आते हैं और सीची से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन सीची काफी चालाकी से झूठ बोलते बच जाता है। अब कई दिनों बाद सीची फिर से स्कूल जाता है। वह वो शमीदा को देखता है। दरअसल तामिया ने इसका इसी स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया होता है ताकि वो सीची पर नजर रख सके। फिर शमीदा सीची से पहली बार मिलने का दिखावा करता है। फिर शिमादा सीची से पहली बार मिलने का दिखावा करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर मिकी सीची से कहता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है तब से मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना होगा और जब मैं सो रहा होऊंगा तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर तुरंत मिकी सो जाता है। सीची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन मिकी नहीं जागता। इधर अब पुलिस वालों को पैरासाइट को पहचानने का एक अनोखा तरीका मिल जाता है। अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट है, तोड़ने पर वह बाल कर्ली हो जाएगा। इधर तामिया भी अपने नेटवर्क की मदद से यह जान जाती है कि इंसानों को हमें पहचानने का तरीका मिल चुका होता है। इधर स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि तामिया अभी अनमैरिड है। इसलिए प्रिंसिपल उसे कैरेक्टरलेस समझकर उसे जॉब से निकाल देता है। अब अगले दिन तामिया स्कूल से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। सीची उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है। वहीं सातोमी अपनी पेंटिंग क्लास में जाती है, जहां कई सारी लड़कियां मिलकर शिमादा का पेंटिंग बना रही थी। तभी एक लड़की मजाक मजाक में उसका एक बाल तोड़ देती है, लेकिन वो टूटी हुई बाल कर्ली हो जाती है। ये देखकर सारी लड़कियां समझ जाती है कि शिमादा एक पैरासाइट है। शिमादा भी जान जाता है कि उसका राज खोल चुका होता है, इसलिए वो इन लड़कियों पर हमला करता है। उसका मॉन्स्टर जैसा मुंह देखकर सारी लड़कियां डर कर चिल्लाने लगती हैं। उनकी चीखों की आवाज सुनकर सीची उन्हें बचाने के लिए भागता है। इधर जान बचाने के लिए सातोमी शिमादा के मुंह पर कुछ केमिकल फेंकती है, जिससे थोड़ा जलकर शिमादा और भी बेकाबू हो जाता है। जब तक सीची वहाँ पर पहुँचता है तब तक बहुत सारी लड़कियां मर चुकी थी। तभी तामिया भी वहाँ पहुँच जाती है और वो शिमादा को शांत होने को बोलती है, लेकिन शिमादा शांत नहीं होता। फिर तामिया केमिकल से बना हुआ एक बम फेंककर वहाँ से चली जाती है। सीची बहुत ही तेजी से किसी तरह सातोमी को लेकर नीचे कूद जाता है और फिर यहाँ एक धमाका होता है। अब यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। सातोमी जख्मी हो गई है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर ऊपर जाते हैं, लेकिन शिमादा उन्हें भी मार देता है। पुलिस वालों को मारने के बाद शिमादा स्कूल की छत पर जाने लगता है। इधर सीची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाकर एक लोहे की रॉड लेकर मिकी को एक धनुष बनाता है और फिर इस लोहे की रॉड को एक तीर की तरह शिमादा के अंदर घुसा देता है। इससे शिमादा वहीं मर जाता है। फिर सीची वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी मुलाकात तामिया से होती है। तामिया कहती है कि अब मैं कुछ समय के लिए गायब हो जाऊंगी, और वो जाने से पहले सीची को मिस्टर ए यानी उसकी माँ का पता देती है। फिर छत पर वो दोनों पुलिस वाले आते हैं और वो यह पता लगा रहे होते हैं कि इस लड़की को कैसे किसी ने मारा होगा। तो उन्हें पता चल जाता है कि उस पर किसी ने दूसरी बिल्डिंग से हमला किया है, लेकिन उन्हें सीची के बारे में भी कुछ पता नहीं चलता। इधर सीची तामिया के दिए हुए पते पर पहुंचता है। यहाँ उसे उसकी माँ मिलती है। इधर मिकी को नींद आने लगती
लगती है, लेकिन वो सीची की जान बचाने के लिए एक हथियार बन जाता है। इसके बाद वो सो जाता है। फिर सीची और उसकी माँ के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। सीची अपनी माँ यानी मिस्टर ए को मारने ही वाला था कि तभी उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीची की माँ की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा होती है। तभी मिस्टर ए सीची पर हमला करता है, लेकिन उसकी माँ अपने हाथ से सीची को बचा लेती है। मगर फिर सीची को ना चाहते हुए भी मिस्टर ए को खत्म करने के लिए अपनी माँ को जान से मारना पड़ता है। इसके बाद हम इस पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं और उसकी पार्टी ने अब इलेक्शन जीत लिया होता है। इससे वो पैरासाइट अब एक ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है। फिर उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और एक दूसरी टीम को यह केस ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि अब इंसानों को पता चल चुका होता है कि पैरासाइट इंसानों को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए ये लोग एक ऑपरेशन चलाने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। इसके बाद हम एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि तामिया के पास जाता है और इन दोनों के साथ अब एक काफी खतरनाक पैरासाइट भी होता है जिसका नाम कोतू है। कोतू तामिया को बताता है कि वो पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा, लेकिन इन सब से परे तामिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सीची हॉस्पिटल में सातोमी से मिलने जाता है। फिर सीची और मिकी डिसाइड करते हैं कि वो सारे पैरासाइट को ढूंढकर उन्हें जान से मार देंगे, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई सीची पर नजर रख रहा होता है और वो सीची और मैगी की एक साथ फोटो ले लेता है और इसी के साथ यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये कहानी अभी अधूरी है। इसका दूसरा पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।